तो क्विक कंपैरिजन है बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले रहे हैं, टेलीस्कोप में हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ले रहे हैं। माइक्रोस्कोप के लिए हम ये कहते हैं कि इंक्रीज करने के लिए विजुअल एंगल ऑफ नियर टाइनी ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है, यानी पास की जो छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बड़ा करने के लिए, उनके लिए विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप काम में लिया जाता है विजुअल एंगल इंक्रीज करने के लिए फॉर डिस्टेंट लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए काम में लिया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव और आई लेंस जो होते हैं दोनों ही कन्वर्जेंट नेचर के होते हैं। इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इनकी फोकल लेंथ शॉर्ट्स होती हैं और अपर्चर भी शॉर्ट होते हैं। इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव जो है वो लार्ज फोकल लेंथ का होता है और अपर्चर भी इसका लार्ज होता है। रीज़न बीइंग दैट के इन्फिनिटी से पे रखी हुई ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जो है वो बहुत लेस इंटेंस होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमें कैप्चर करनी होती है यहाँ पर। और जो आई लेंस होता है उसका फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट होता है, अपर्चर भी शॉर्ट होता है क्योंकि वो हमारी आँख की तरफ होता है। और दोनों ही किस नेचर के होते हैं? कन्वर्जेंट नेचर के। जो फाइनल इमेज बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल होता है और एनलार्ज होता है, और फॉर्म होता है समवेयर बिटवीन डी टू इन्फिनिटी फ्रॉम आई, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से लेके इन्फिनिटी के लिए फॉर्म होता है आई पर, यानी दोनों केसेस की बात हो रही है। तो यहाँ इन्वर्टेड इमेज बनता है तो कोई परेशानी नहीं होती? तो बिल्कुल नहीं होती। हम जिन चीज़ों को यहाँ देख रहे होते हैं उनके लिए उल्टा पुल्टा एक समान, मतलब वैसी वाली बात है। अब आप अमीबा देख रहे हो या कोई बैक्टीरिया देख रहे हो तो वो आपको सीधा दिखे या उल्टा दिखे, आपको उसके सिर पैर से क्या करना है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में क्या होता है, आप मून देख रहे हो और कोई प्लैनेट देख रहे हो, वहाँ भी आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज इफ़ यू आर लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट जो कि हमसे बहुत दूर है, अब आपको मून उल्टा भी नज़र आ रहा है तो आप सामने देख के समझ सकते हो कि ये इन्वर्टेड इमेज है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको वर्चुअल एनलार्ज, मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं इनमें सेम है, काफ़ी कुछ इसमें सेम है, कुछ भी हम कहें डिफरेंट नहीं है। यहाँ मैग्निफिकेशन पावर जो है वो एप्रिशिएबली चेंज नहीं होती अगर ऑब्जेक्टिव और आई लेंस को हम इंटरचेंज कर दें, लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर जो है वो 1/m² टाइम्स हो जाती है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू अगर हम ऑब्जेक्टिव और आई लेंस को इंटरचेंज कर दें। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कोई चेंज नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमिकल में मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 1/m² हो जाएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बाइनोकुलर को उल्टा करके देख सकते हो। आईपीस की तरफ से आप देखने की बजाय ऑब्जेक्टिव की तरफ से देखिए, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होता है बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंस। दोनों लेंस की फोकल लेंथ घटाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ मैग्नीफाइंग पावर जो है वो इंक्रीज होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बढ़ाने पर एंड डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसके ऊपर एम्स से लेकर नीट तक सब जगह क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस आखिरी पॉइंट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आने को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैमरा की। कैमरे के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो रियल होता है, उसको रखा जाता है इन्फिनिटी से 2f के बीच में। जो इमेज बनती है वो भी रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, डिमिनिश बनती है और f से 2f के बीच में बनती है। कैमरा ये बेसिकली वही कैमरा है जो हम काम में लेते हैं मोबाइल्स एटसेट्रा में। यहाँ इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हो डायग्राम में, शटर, अपर्चर, फिल्म, इमेज। अब फिल्म बेस्ड कैमरा तो होते नहीं है, डिजिटल प्रिंट होता है। अपर्चर क्या डिसाइड करता है, आप देख सकते हैं कितना लाइट यहाँ अंदर एंटर करेगा। तो आई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, एस जो है वो लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया ऑफ लेंस है, और टी आपका एक्सपोजर टाइम है। तो अगर आपने कैमरा कभी काम में लिया हो, डीएसएलआर काम में लिया हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक्सपोजर टाइम और अपर्चर की सेटिंग होती है, शटर स्पीड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इमेज की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। फॉर प्रॉपर एक्सपोजर हमारे आई, एस और टी इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया ऑफ लेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स अपर्चर, यानी आपका अपर्चर जो है वो जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर कर लो आप, लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया जो है लेंस का वो उसी हिसाब से बदल जाएगा। तो यहाँ पे आई डी स्क्वायर टी कांस्टेंट हो गया। भाई एस जो था वो लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया था, वो प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के, तो हम आई एस टी के रिलेशन में एस को रिप्लेस करके डी स्क्वायर लिख सकते हैं।
कहने का मतलब सवाल में ये है कि आपको एस दिया जाए या डी, दोनों केस में आप सॉल्व कर लें। आपको करना यही है, I1 D1 स्क्वायर T1 इज इक्वल टू I2 D2 स्क्वायर इंटू T2। रेशियो ऑफ फोकल लेंथ टू अपर्चर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द एफ नंबर ऑफ कैमरा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एफ नंबर इज रेशियो ऑफ फोकल लेंथ अपॉन अपर्चर, यानी अपर्चर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ लेंस अगर हम कांस्टेंट रखें तो अपर्चर एफ नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी टाइम ऑफ एक्सपोजर भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एफ नंबर के प्रोपोर्शनल, एफ नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये 2-3 रिलेशंस हैं आपके जिन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन में हमें दिया है थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इससे सिंपल माइक्रोस्कोप बना रहे हैं एक पर्सन के लिए। नॉर्मल नियर पॉइंट लोकेटेड 25 सेंटीमीटर अवे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा है। तो ये स्ट्रेन्ड आई का केस है, मैग्नीफिकेशन होगा 1 प्लस डी बाय एफ। तो यहाँ पे डी का वैल्यू 25 है, फोकल लेंथ 5 है, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 25/5, 6 मैग्नीफाइंग पावर हो गई। अगले क्वेश्चन में हमें बोला स्मॉल टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 144, आईपीस है 6 सेंटीमीटर का, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पूछी है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस पूछा है, फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा -FO अपॉन FE -144 डिवाइडेड बाय 6। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -24। लेंथ ऑफ ट्यूब पूछा है तो FO प्लस FE हो जाएगा 144 प्लस 6, ये कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है डायमीटर ऑफ मून है 3.5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, डिस्टेंस अर्थ से दिया हुआ है, टेलीस्कोप से देखते हैं। ऑब्जेक्टिव और आईपीस 4 और 10 दिए हैं, पूछा है एंगुलर डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन होगा FO अपॉन FE के बराबर, ये हो जाएगा हमारा -400/10 -40। अब एंगल सबटेंडेड बाय मून ऑन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ मून डिवाइड बाय बीच का डिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो गया डायमीटर, रेडियस हो गई बीच का डिस्टेंस। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 0.09 रेडियन के लगभग ये मिल जाएगा। तो अब हमें थीटा ऑफ इमेज चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैग्नीफाइंग पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.36 रेडियन, या कह सकते हैं 21 डिग्री। तो आपका एंगल जो था इमेज का वो बढ़ गया। तो विजुअल एंगल बढ़ाना ही हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम है, समझ गए आप। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि डायफ्रागम ऑफ अ लेंस, कैमरा लेंस सेट एट f/2, एक्सपोजर टाइम इज 1/100 सेकेंड, कैलकुलेट द करेक्ट एक्सपोजर। तो एक्सपोजर के लिए मैंने आपको बताया था IST कांस्टेंट होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लीव इट। अब इसके अलावा रे ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ नेचुरल फिनोमिनन है सनलाइट के, जिनसे रिलेट करके पूछे जाते हैं, जैसे कि रेनबो। रेनबो के लिए हम क्या कहते हैं, रेनबो जो है वो 2 फिनोमिनन की वजह से होता है, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द सन रेज। जो रेनबो होता है वो 2 तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही केस में आपकी जो सनलाइट है उसमें ये 2 प्रोसेस तो होते ही हैं रेन ड्रॉप्स के साथ में। फ़र्क होता है इन एंगल्स का ऑब्जर्वर के लिए। ऐसे एंगल पे प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन होता है और ऐसे एंगल पे आपका सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में हमारा कुछ डिफरेंस भी है, जैसे कि ऑब्जर्वर जो है वो सन की तरफ उसका बैक फेस कर रहा है, तो वो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक कलर्स देखता है, कॉमन सेंटर होता है इन सभी आर्क्स का, और ये लाई करते हैं ऑन द लाइन जॉइनिंग सन एंड द ऑब्जर्वर। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो। इसमें इनर एज ऑफ प्राइमरी रेनबो इज़ वायलेट एंड आउटर एज इज़ रेड। मतलब अंदर की तरफ जो होगा वो सबसे छोटा जो होगा वो प्राइमरी में वायलेट होगा और बाहर की तरफ रेड होगा। प्राइमरी के अलावा एक बिगर लेकिन धुंधला रेनबो भी बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेनबो। इसमें सीक्वेंस ऑफ कलर जो होता है वो उल्टा होता है, यानी कि अंदर की तरफ रेड होगा और बाहर की तरफ आपको क्या मिलेगा, वायलेट। तो जो कलर का अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट होता है इन केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो। तो ये 2 डिफरेंस है, एक तो एंगल का,
दूसरा आपके कलर्स अरेंजमेंट का, लेकिन फंडामेंटल दोनों रेनबोज में यही है, डिस्पर्शन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू नज़र आता है, जिसके लिए रायले क्राइटेरिया को हम रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। रायले ने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम फाइन पार्टिकल्स, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में फाइन पार्टिकल्स हैं, स्कैटर्ड पार्टिकल डायमेंशन कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमारे जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं उनका डायमेंशन जो है अगर वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो स्कैटर होगी वो इन्वर्सली वेरी करेगी एज द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी I प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। तो रेले क्राइटेरिया क्या है कि स्कैटरिंग होती है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं ये डायमेंशनली क्या होने चाहिए, वेवलेंथ के कंपैरिजन में होने चाहिए, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो वेरी करेगी प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। तो जो ब्लू कलर ऑफ लाइट है वो स्कैटर करेगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू रेड लाइट। अब आप कहेंगे कि वायलेट होता है विबग्योर में, तो वायलेट की स्कैटरिंग ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर ब्लू क्यों बोल रहे हैं? तो वायलेट के लिए हमारी आंखें जो हैं वो लेस सेंसिटिव हैं और ब्लू के लिए ज़्यादा है, मतलब हम ब्लू को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें स्काई का जो कलर है वो ब्लू नज़र आता है। तो लार्ज पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो जो हैं उनकी वजह से स्कैटरिंग होता है। जो हमारे पार्टिकल्स हैं डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट जिनके लिए ए वेरी वेरी लेस देन लैम्डा है, वहाँ तो इंटेंसिटी 1/λ/4 से हो जाता है। पर जहाँ पर ए बहुत बड़ा है लैम्डा से, जैसे कि रेन ड्रॉप्स, लार्ज डस्ट और आइस पार्टिकल, तो ये बात सही नहीं है। वहाँ सभी वेवलेंथ जो हैं वो नियरली स्कैटर होती हैं। क्या बोला मैंने, समझ आया? मैंने ये बोला कि अगर आपके जो स्कैटरिंग पार्टिकल हैं वो आपकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं तो फिर ये ब्लू स्काई और ये सारे फंडामेंटल होंगे। लेकिन जब आपकी रेन ड्रॉप्स होंगी या लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो आपको स्काई का कलर ब्लू नहीं दिखेगा, या स्नोफॉल हो रहा होगा तब भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके स्कैटरिंग पार्टिकल्स का डायमेंशन वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो कब स्काई ब्लू दिखेगा कब नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं ना आप। फिर हमें कहा गया कि इस केस में क्या होता है कि सभी लाइट्स जो हैं, सभी वेवलेंथ जो हैं वो नियर अमाउंट से स्कैटर होती हैं। इसलिए क्लाउड्स विच हैव ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वो हमें कैसे दिखते हैं, जनरली वाइट दिखते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।